नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर कक्षाओं में व्याकरण भाग में जो धातु रूपों की सिद्धियां पूछी जाती हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में या पूर्ववर्ती परीक्षाओं में भी ये सिद्धियां पूछी जाती हैं। स्नातक परीक्षाओं में भी ये भूधातु की सिद्धियां पूछी जाती है। उनका हम अध्यापन क्रमशः करवा रहे हैं। हमने तिङन्त प्रकरण में भ्वादिगण का प्रारंभ किया था और जो धातु रूपों की सिद्धियों में काम आने वाले 18 प्रत्ययों का अध्ययन किया। परस्मैपद और आत्मनेपद संज्ञा किन सूत्रों से होती है उनका अध्ययन किया। उसके उपरांत जो 3 पुरुष और 3 वचन को प्रवृत्त करने वाले सूत्र थे उनका अध्ययन किया। अब हम जो 3 पुरुष की व्यवस्था चलती है, कौन से पुरुष का कब प्रयोग होता है, इसके विषय में हम क्रमशः चल रहे हैं। हमने पढ़ा युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्य में, यानी युष्मद् उपपद में रहने पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। यानी युष्मद् शब्द में जो त्वयम, युवाम, यूयम ये आते हैं, यदि ये उपपद में रहे ये अथवा ये कर्ता के रूप में वाक्य में मौजूद हो, तो वहाँ हम धातु से जब सिद्धि बनाएंगे तो वहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। त्वयम, युवाम, यूयम इनकी विवक्षा करवाने पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो मध्यम पुरुष के फिर जो प्रत्यय है सिप, थस, थ इनका हम प्रयोग करेंगे। यदि उपपद में युष्मद् शब्द हो तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे त्वयं पठसि ऐसा रूप हमारा वाक्य था, तो यहाँ त्वयं जो उस युष्मद् शब्द है वो उपपद में होने के कारण हमने पठ धातु से सिप प्रत्यय का प्रयोग किया और बाद में आगामी प्रक्रिया में वो पठसी ऐसा रूप बना है। हमने पठती का प्रयोग क्यों नहीं किया, तिप का क्यों नहीं किया, क्योंकि वाक्य में जो उपपद में है वो युष्मद् शब्द था, इसलिए हमने फिर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया। और मध्यम में भी एक वचन की विवक्षा होने के कारण हमने जो सिप प्रत्यय था उसका प्रयोग किया और पठसी ऐसा रूप हमारे वाक्य में हमें दिखाई दिया, हमने उसको प्रयुक्त किया। इसी प्रकार अस्मद्युत्तम है, आगे वाला सूत्र है अस्मद्युत्तम है, तथा भूते अस्मद् उत्तम है। यानी उपपद में अस्मद् शब्द रहने पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अहम, आवाम, वयम ये अस्मद् शब्द होते हैं। यदि ये उपपद में है, ये कर्ता के रूप में वाक्य में विन्यस्त है, तो हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार अहम पठामि ऐसा यदि वाक्य है तो पठन क्रिया को करने वाला जो उपपद है, जो कर्ता है, वो अस्मद् शब्दों में है, इसलिए हम वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अहम के योग के कारण हमने धातु से फिर मिप, वस, मस ये प्रत्यय लगाएंगे। और यदि फिर वो एक वचन की विवक्षा हो रही है तो वहाँ हम मिप लगाएंगे। इस प्रकार पठामि, अहम पठामि ऐसा वाक्य बनता है। शेषे प्रथम है, आगे वाला सूत्र है शेषे प्रथम है। इसकी वृत्ति है मध्यमोत्तमयोर अविषये प्रथम स्यात्, यानी मध्यम और उत्तम इन दोनों के अलावा जो भी शेष बचता है वहाँ क्या होता है, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। यानी जहाँ उपपद में ना तो युष्मद् शब्द हो ना अस्मद् शब्द हो, अर्थात न तो त्वयं, युवाम, यूयम हो, ना ही अहम, आवाम, वयम हो, ऐसी स्थिति में वहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है और धातु से रूप बनाने के लिए हम
प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय है उनको काम में लेंगे, जैसे तिप तस जी हैं, इन प्रत्ययों को हम काम में लेंगे। उदाहरण के लिए सह पठती हैं, वह पढ़ता है। यहाँ उपपद में ना तो युष्मद शब्द है और ना ही अस्मद शब्द है, इनके अतिरिक्त है, तो फिर हम पठ धातु से जब हम रूप बनाएंगे तो प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय है उनको काम में लेंगे। प्रथम पुरुष में एक वचन की विवक्षा होने पर तिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो हम पठ प्लस तिप ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे फिर आगे जाकर पठती यह रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार हमने जो प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष का किन स्थितियों में प्रयोग होता है ये हमने जानकारी प्राप्त की। तो छात्र इसको अनुवाद के दृष्टिकोण से भी अपने मन में सुदृढ़ रखें कि भाई कब तो हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे, कब मध्यम का और कब उत्तम का। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि अहम, आवाम, वयम ये कर्ता के रूप में स्थित हो तो सदैव उत्तम पुरुष होता है। त्वयं, युवाम, युयुम ये कर्ता के रूप में स्थित हो तो सदैव मध्यम पुरुष होता है। और इन दोनों के अलावा यदि कोई अन्य कर्तृ रूप में उपस्थित हो तो वहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और उसी तदनुरूप ही हम प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले तिप तस जी इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे और फिर जो भी लकार है उसमें जैसा रूप बनता है वैसे उस रूप को सिद्ध करेंगे। लेकिन ये हर लकार में काम आने वाली प्रक्रिया है, तो इस सामान्य प्रक्रिया को जो विद्यार्थी है वो थोड़ा भली प्रकार से समझकर सुदृढ़ करें। अब आगे जो भू धातु में वादिगण है, उसकी पहली भू धातु है, उसमें कुछ काम आने वाले जो सूत्र है जो तिङन्त प्रकरण में वादिगण में दिए गए हैं, उनमें सूत्र है तिङशित सार्वधातुकम। ये सूत्र कहता है कि तिङ शितश्च धात्वो अधिकारोक्ता एतत् संज्ञा शु, यानी तिङ और शित इनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिङ में ये 18 प्रत्यय आते हैं और शित का अर्थ है जहाँ शकार की इत संज्ञा हो, शय का लोप हो। ऐसे प्रत्यय परे होने पर उस स्थिति में सार्वधातुक संज्ञा होती है। ये केवल सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है जो ये कह रहा है कि तिङ प्रत्याहार के प्रत्ययों एवं शय की इत संज्ञा होने वाले प्रत्ययों के प्रयोग में सार्वधातुक संज्ञा होती है। अब ये सार्वधातुक संज्ञा आगे आने वाली कई प्रक्रियाओं में अपना प्रभाव दिखाएगी कि सार्वधातुक संज्ञा होने पर ऐसा होता है। तो पहले हमने सार्वधातुक संज्ञा की है और ये संज्ञा करने वाला सूत्र है तिङशित सार्वधातुकम। आगे जो सूत्र है कर्तृ शप, इसकी वृत्ति है कर्त्रार्थे सार्वधातु के परे धातो शप, यानी कर्ता अर्थ में सार्वधातुक परे होने पर धातु से शप प्रत्यय होता है। अब पहले सार्वधातुक हो गई किनकी, जो तिङ और शित प्रत्यय है उनकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। तो जैसे हम भू प्लस ती या पठ प्लस ती ऐसा तिप तिप प्रत्यय हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो तिङ में पहला प्रत्यय है ना तिप तस जी हैं, तो हम जैसे भू प्लस तिप अथवा पठ प्लस तिप ऐसा यदि हम प्रयोग में ला रहे हैं तो तिङशित सार्वधातुकम से पहले तो उस संपूर्ण स्थिति की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। अब दूसरा जो सूत्र था कर्तृ शप, तो कर्तृ अर्थ में सार्वधातुक परे होने पर, यानी वहाँ पे तिप वो सार्वधातुक हुआ, वो परे होने पर फिर किसका आगम हुआ, शप का आगम हुआ। तो बीच में एक शप और आ जाएगा और इस शप में अशेष रहेगा। शैकी है लश्क्व तद्दी के सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और जो अंतिम हलंत पै है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा के बाद उनका लोप डिलीट कर देने पर
पे को लोप करो और श को लोप करो तो शेष क्या बचता है, ए बचता है। तो फिर हमारी स्थिति होती है भू ए तिप अथवा पठ ए तिप। इस प्रकार की हमारी जो प्रक्रिया में स्थिति बनती है। फिर आगे सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयो। ये सूत्र कहता है कि अन्यो परयो इगंतसंगस्य गुण है, अवादेश है। यानी सार्वधातुक और आर्ध धातु ये दोनों परे होने पर इगंत, इक अंत, ई उ री री, ये जिसके अंत में हो ऐसे उस अंग को गुण आदेश होता है। गुण हमने गुण संधि में पढ़ा है, ई को क्या गुण होता है, ए, उ को गुण होता है ओ, री को अर और री को अल, ये गुण आदेश होते हैं ना। इक की जगह ये गुण होंगे, कब होंगे, जब कोई सार्वधातुक और आर्ध धातुक आगे हो। तो हमने तिंग शित सार्वधातुकम से जो तिंग प्रत्यय है उनकी सार्वधातुक संज्ञा की। तो हमारी स्थिति में अब जैसे भू शप और तिप ये बना, शप में ए शेष रहा तो भू ए तिप, तिप में भी पे का लोप हो जाने पे ती शेष रहा तो भू ए ती, ऐसा हमारा रूप बसता है। अब यहाँ भू क्या है, भू के अंत में क्या है, ऊ है, तो वो एक इगंत हो गया, यानी ई ऊ एंड में है ना, भू धातु में है। तो अब उसके ऊ की जगह क्या होगा, गुण आदेश। तो कौन से सूत्र से, सार्वधातुक कार्ध धातु के यो सूत्र से हैं। तो ऊ का गुण क्या होता है, ओ होता है। तो उस भू के स्थान पे क्या हो जाएगा, भो। अब हमारा रूप बन रहा है भो ए ती। आगे इन्होंने लिखा है अवादेश है, वृत्ति में देखिए ये अवादेश लिखा है, यानी फिर भो के बाद में ए आ रहा है। तो इनको एचो ये वायावय सूत्र है, जो अयादी संधि करने वाला सूत्र है, उससे अब आदेश हो जाता है। तो उस ओ की जगह अब होकर भव हलंत, लास्ट में वह हलंत है, उसके बाद ए है और फिर ती है। इन सब को हम वर्णों का सम्मेलन करेंगे तो भवती ऐसा रूप हमारा सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमें समस्त रूपों को इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए रूपों को सिद्ध करना है। व्याकरण में हमने एक बार प्रारंभ में किसी प्रक्रिया को अच्छे तरह से समझ लिया है तो हमें आगे कष्ट नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा पाठ्यक्रम चलता है उसमें जो अंश है उसको भली प्रकार से समझ के सुदृढ़ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।